हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर आसिफ अली और आज का हमारा टॉपिक आपके सामने क्लास नाइन्थ का टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियोस थी क्लास नाइन्थ की वो मुकम्मल कर ली। अगर के उनके मुतालिक कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ये है कि इस चैप्टर के पूरे नोट्स ए टू जेड इस वीडियो में मौजूद हैं, जो कि मैं वीडियो की एंड में बता दूंगा, वर्ड्स मीनिंग से लेकर एक्सरसाइजेस तक। जबकि इस चैनल पे आप आ जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिस तरीके से हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं। गाजीज डायरी, यहाँ पे गाजी और एपोस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब पोजीशन शो की जा रही है। गाजीज डायरी, गाजी की डायरी। गाजी लव्ड राइटिंग अबाउट हिज फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। गाजी पसंद करता था, प्यार करता था लिखने को। क्या लिखने को? अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस लिखने को वो बहुत पसंद करता था, प्यार करता था। He often wrote things in his diary whenever he got into the writing mood. जब वो राइटिंग मूड में मतलब चला जाता था तो वो डायरी लिखना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई काम करने को दिल करता है तो हम तब करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राइटिंग मूड जब उसका मूड करता, तब उसका दिल करता था तो वो तब लिखता था। फॉलोइंग आर 2 पेजेस फ्रॉम हिज डायरी। जो नीचे 2 पेजेस दिए गए हैं वो उसकी डायरी से है। नंबर 1, वेडनेसडे 10th February 2015, 10:30 p.m. Village life. Dehi Zindagi. Today I am once again reminded of my simple village and its loving and caring people. I am living in Karachi now in a beautiful house that has many modern facilities. It is located in locality that has clean streets and big houses that have beautiful gardens with a variety of plants and trees. आज एक बार फिर मुझे अपना सादा गांव और उसके प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले लोग याद आ रहे हैं। मैं अब कराची में रहता हूँ, एक खूबसूरत घर में जिसमें कई जदीद सहूलियात हैं। ये एक ऐसे इलाके में है जिसमें साफ गलियां और बड़े बड़े घर हैं जिनमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधों और दरख्तों के साथ खूबसूरत बागात हैं। But I am desperately missing my village, the simple mud house that we lived in, the simple toys that gave us so much pleasure, and the simple carefree people amongst whom we lived. I wish I could get into a time machine and go back 60 years back to my life in the village. मगर मैं बहुत शिद्दत से अपने गांव की कमी महसूस करता हूँ। मिट्टी के सादा मकान जहाँ हम रहते थे, सादा खिलौनों जो हमें इतनी ज़्यादा खुशी देते थे, और सादा बेफिक्र लोग जिनके दरमियान हम रहते थे। मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं टाइम मशीन में सवार हो जाऊं और 60 साल पीछे चला जाऊं, पीछे गांव की अपनी ज़िंदगी में। जो यहाँ पे नरेट कर रहे हैं स्टोरी, उनकी जो उम्र है वो तकरीबन 60 साल है। The house that we lived in had 3 rooms and a kitchen, all spread out in a yard. All spread out in a yard that had no boundary wall. Just some bushes spreading our property from that of our neighbors. My grandparents and 2 of my unmarried aunts lived in a one room. We, my parents and siblings lived in another room, while my uncle and his family lived in the third room. We had a common kitchen where the women of my family cooked for all of us. वो घर जिसमें हम रहते थे उसमें 3 कमरे और एक बावर्ची खाना था। सब एक सहन में फैले हुए थे जिसकी कोई बाउंड्री वॉल, बैरूनी दीवार नहीं थी। सिर्फ चंद झाड़ियां हमारी मिल्कियत और पड़ोसियों की मिल्कियत से जुदा कर दी थी। मेरे दादा दादी और मेरी 2 गैर शुदा फुफियां एक कमरे में रहती थी। हम, मेरे वालिदैन और भाई बहन दूसरे कमरे में रहते थे, जबकि मेरे चचा और उनका खानदान तीसरे कमरे में रहता था। हमारा एक मुश्तरका बावर्ची खाना था जहाँ खानदान की ख्वातीन हम सबके लिए खाना पकाती थी। The house in which I now live is made of cement and painted in beautiful colors with tiles floors. However, the houses in our village were all made of woods, straw and mud. We had no furniture as such. We sat on the floor and slept on the floor by spreading some quilts that were kept on a wooden stand during the day. This was probably why very few people had knee problems. People of all ages comfortably sat on the floor which exercised their knees. ये घर जिसमें अब मैं रहता हूँ सीमेंट से बना है और इस पर खूबसूरत रंग वगैरह हुआ है। फर्श पर टाइल्स लगी हैं, मगर हमारे गांव में सारे घर लकड़ी, घास फूस और मिट्टी के बने थे। हमारे पास ऐसा कोई फर्नीचर नहीं था। हम फर्श पर बैठते थे और गद्दे बिछाकर फर्श पर सोते थे, जो दिन में लकड़ी के एक स्टैंड पर रखे रहते थे। गालबन यही वजह थी कि बहुत कम लोगों को घुटने के मसले होते थे। तमाम उम्र के लोग फर्श पर आराम से बैठ जाते थे, जिनसे उनके घुटनों की वर्जिश हो जाती थी। Our village did not have roads or streets. There were just narrow mud lanes which became very slippery during the rainy season.
Commuting from one place to another was not an issue. People did not need cars, buses, or even motorbikes to go from one place to another in the village. They just walked. All this exercise kept them healthy, and the absence of motor vehicles kept the environment pollution free. हमारे गांव में रोड्स स्ट्रीट्स नहीं थी। वहां सिर्फ मट्टी की तंग गलियां थी जो बारिश के मौसम में स्लिपरी हो जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई मसला नहीं था। गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को कारों बसों हटा के मोटरसाइकिलों की जरूरत ना थी। पैदल जाते थे। सारी वर्जिश उन्हें सेहतमंद रखती थी और मोटर गाड़ियों को ना होना माहौल को आलूदगी से पाक रखता था। Unlike the city, the village did not have big shops and supermarkets. There were just a few small shops selling goods that people needed for everyday living. One did not always need money or credit cards to buy things from these shops. One could buy things from these shops even if one did not have any money because the village shopkeepers knew everyone by name and were usually willing to give goods on credit. शहर की तरह गांव में बड़ी बड़ी दुकानें और सुपरमार्केट्स नहीं थी। वहां सिर्फ चंद छोटी दुकानें थी जो लोगों के रोजमर्रा जरूरत का सामान बेचते थे। उन दुकानों से चीजें खरीदने के लिए किसी को हमेशा रकम की या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती थी। अगरचे किसी के पास पैसे ना हो तो भी दुकानों से चीज खरीद सकता था क्योंकि गांव के दुकानदार हर एक को नाम से जानते थे और अमूमन उधार पर सामान दे दिया करते थे। The village utak, the place where men met in the evening, was where men spent their free time, shared news and gossip, laughed at shared jokes, talked about the weather, their crops and village issues, and enjoyed folk songs sung to the tune of the gagar and tabura. गांव की उताक ऐसी जगह थी जहां मर्द शाम में मिलते थे, जहां मर्द अपना फारिग वक्त गुजारते थे, खबरों का तबादला करते थे और गपशप करते थे, लतीफों पर हंसते, मौसम अपने फसलों और गांव के मसाल पर बात करते थे और गागर और तंबूरों के सुरों पर गाए गए लोगों के गीतों से लुत्फानंदोज होते थे। The women had the village well, which was the center of all their activities. The village men and women shared their news and issues with people and enjoyed each other's company. They did not get their news from the television, learn about what was happening with people from the Facebook, get their entertainment from the YouTube, and talk to people sitting at the next table through SMS or email. All their activities centered on people in flesh and blood, not people via voices. खातिन के पास गांव का कुआं था जो उनके तमाम सरगर्मियों का मरकज था। गांव के मर्द और ख्वातीन अपने खबरों और मसाइल का तबादला लोगों से करते थे और एक दूसरे की संगत में खुश रहते थे। उनकी अपनी खबरें टेलीविजन से नहीं मिलती थी। लोगों के साथ क्या हो रहा है उन्हें फेसबुक से मालूम नहीं होता था। अपनी तफरी यूट्यूब से हासिल नहीं करते थे और अगली मेज पर बैठे लोगों से एसएमएस और ईमेल पर बातचीत नहीं करते थे। उनकी तमाम सरगर्मियों का मरकज गोश्त पोश्त के इंसानों से होते थे, हालात से जुड़े लोगों से नहीं। Alas, our luxurious lifestyle has compromised our health. The availability of devices has distanced us from people. The access to technology has replaced the human touch. I wish for a time machine to take me back to my simple life, simple people, simple interests, and simple wants and needs. हमारी पुरतश तर्ज जिंदगी ने हमारी सेहत से समझौता कर लिया है। आलात की दस्तयाबी ने हमें इंसानों से दूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी तक रसाई ने इंसानी लम्स की जगह ले ली है। मुझे एक टाइम मशीन की ख्वाहिश है जो मुझे मेरी सादा जिंदगी, सादा लोगों और सादा दिलचस्पियों और सादा ख्वाहिशात और ज़रूरतों में वापस ले जाए। Number 2, Friday 4th August 2017, 11:45 am. We need to store rainwater. बारिश का पानी जखीरा करने की जरूरत है। Monsoons once again, floods everywhere. Much needed rain is here. While water is an important need of life, too much of it can cause flooding and devastation. In Pakistan, floods create havoc when rivers overflow their banks during the monsoon season. एक बार फिर मानसून, हर तरफ सैलाब, यहाँ जरूरत से ज्यादा बारिश आ गई। पानी जबकि जिंदगी की एक अहम जरूरत है मगर बहुत ज्यादा सैलाब और तबाही का सबब बनता है। पाकिस्तान में सैलाब तबाही मचाता है जब दरिया मानसून के मौसम में अपने किनारों से बाहर बह जाते हैं। Rivers have always played a very important role in the life of human beings. They have served as trade routes from the earliest of times.
Before the building of roads and railways, most trade was carried on by boats and ships along rivers. In addition to this, rivers have been important for growing food. This was the reason that most towns in ancient times were built near rivers. दरियाओं ने हमेशा इंसानी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वक्त की शुरुआत से ही ये बतौर तजारती रास्तों के इस्तेमाल में हो रहे हैं। सड़कों और रेलवे की तामीर से कबल ज्यादा तजारत के दरियाओं के साथ साथ कश्तियों और बहरी जहाजों से की जाती थी। इसके अलावा दरिया ग़िज़ा उगाने के लिए भी अहम रहे हैं। यही वजह थी कि कदीम दौर में ज्यादातर शहर दरियाओं किनारे ही आबाद किए गए थे। However, rivers flood during the rainy seasons and run dry or have very little water sometimes after the rains. One way that people have found to capture and retain the rain water for later use is by building structures to hold the water and prevent it from flooding. This way, the retained water can be used throughout the year for growing food. One way in which water is stored is through barrages built on rivers. फिर भी बारिशों के मौसम में दरियाओं में सैलाब आ जाता है और कभी कभी बारिशों के बाद सूख जाता है या फिर उनमें बहुत कम पानी रह जाता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखने का एक तरीका जो लोगों ने दरियाफ्त किया वो है कि पानी जखीरा करने और उसे सैलाब बनने से बचाने के लिए इमारती साख्तें तामीर की जाएं। इस तरीके से जमाशुदा पानी को खुराक उगाने के लिए पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीका जिसके जरिए पानी जखीरा किया जा सकता है वो ये है कि दरियाओं पर बैराज की तामीर की जाए। A barrage is a kind of wall which blocks the flow of water. It has gates through which the water is allowed to pass in a limited quantity. It's aimed to control the flow of water in the flood season, store it and release it for irrigation through the canals throughout the year. बैराज एक तरह की दीवार होती है जो पानी की बहाव को रोकती है। इसमें दरवाजे होते हैं, इनसे महदूद मिकदार में पानी गुजरता है। इसका मकसद सैलाबी मौसम में पानी के बहाव को काबू करना, उसे जखीरा करना और उसे नहरों के जरिए पूरे साल आपाशी के लिए छोड़ना है। The Guddu Barrage, built on the river Indus, is one of many barrages built in Pakistan. It is built at a place where the river is 14 kilometers in width. It is designed to force the water spread over 14 kilometers to pass through a barrage about 1 kilometer wide. The barrage is 1355 kilometers in length. It is made in such a way that a flood of about 1.2 million Ques.Ans can pass through it. दरियाए सिंध पर तामीर शुदा गुड्डू बैराज पाकिस्तान में तामीर शुदा कई बैराजों में से एक है। गुड्डू बैराज इस जगह तामीर किया गया है जहां दरिया की चौड़ाई 14 किलोमीटर है। उसको इस तरह बनाया गया है कि पानी 14 किलोमीटर के पार्ट में फैला हुआ है। उसे तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़े तंग बैराज से गुजारा जाता है। बैराज की लंबाई 1355 मीटर है। उसको इस तरीके से बनाया गया है कि तकरीबन 12 लाख क्यूसिक का सैलाब इससे गुजर सकता है। The Guddu Barrage has a system of 3 main canals. 2 of these are on the right bank and 1 on the left. The Begari Sindh feeder and the Desert Pat feeder are on the right bank. The third canal, the Ghotki feeder, is on the left bank. Guddu Barrage में 3 बड़ी नहरों का निजाम है। उनमें से 2 दाएं किनारे पर हैं और एक बाएं किनारे पर है। बेगारी सिंध फीडर और डेजर्ट पट फीडर दाएं किनारे पर हैं। तीसरी नहर घोटकी फीडर बाएं किनारे पर है। The 3 canals are amongst the largest feeder canals in the world. The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million acres. Most of this area lies in the Sakhar and Jakmabad districts of Sindh and the rest in the Kalat division of the Balochistan province. ये तीनों नहरें दुनिया की सबसे बड़ी फीडर नहरों में से हैं। इस बैराज को 27 लाख एकड़ जमीन की आपाशी के लिए बनाया गया है। इस रकबे की ज्यादा हिस्सा सिंध के अजला सखर और जैकमाबाद में और बाकी सूबा बलूचिस्तान के कलाट डिवीजन में वाक़ है। The Guddu Barrage is one of the biggest barrages of Pakistan. It has also been the most difficult to complete. More than 5,000 engineers, technicians and laborers worked day and night to complete it. It was put into operation on 4th February 1962. गुड्डू बैराज पाकिस्तान के बड़े बैराजों में से एक है। इसे मुकम्मल करना भी बहुत दुश्वार था। 5,000 से ज्यादा इंजीनियरों और कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात काम करके इसे मुकम्मल किया। 4 फरवरी 1962 में इसे काम में लाया गया।
The barrage has dammed the river and put an end to the damage caused by flood in this area. It is about time that the government started constructing more barrages to control flooding during the rainy seasons and to supply water throughout the year for irrigation more land so that Pakistan becomes self-sufficient in meeting its demand for grains, fruits and vegetables. बैराज ने दरिया को काबू कर लिया है और इस इलाके में सैलाब के बारिश होने वाले नुकसानात का खात्मा कर दिया है। अब यह सही वक्त है कि हुकूमत बारिशों को मौसम में होने वाले सैलाब को काबू करने और मजीद जमीनों को सैराब करने के लिए पूरा साल पानी की सप्लाई के लिए मजीद बैराज तामीर करना शुरू करे ताकि पाकिस्तान फल सब्जियों की तलब पूरी करने में खुद कफील हो सके। In fact, proper water management can allow us to grow surpluses food items which we can then export and earn foreign exchange. दरअसल पानी का मुनासिब इंतजाम हमें गिज़ाई अशिया की इजाफी पैदावार उगाने में हमारी मदद कर सकता है जो बरामद कर सकते हैं और ज़र मुआवजा कमा सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके लिंक से डाउनलोड कर लीजिए।